उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर छुनका के पास में मैक्स गाड़ी पलट गई है और हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी लोग नंदनगर पेरी गांव के रहने वाले हैं, जो गोविंद घाट से पैरी गांव जा रहे थे और सभी 28 जुलाई को होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए जा रहे थे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर मैक्स गाड़ी पलट गई, जिसमें एक व्यक्ति के मौत की खबर है, तो वहीं कई लोगों के घायल होने की भी जानकारी मिली है। तो वोट कास्ट करने के लिए सभी लोग गांव जा रहे थे और रास्ते में ही यह सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। पिथौरागढ़ में चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली रोड सोबला ढाकर रोड लैंडस्लाइड के कारण बंद हो गई है। दारमा घाटी को जोड़ने वाली ये रोड हरदोल के पास में बंद है और रोड बंद होने से पंचायत चुनाव के मतदान के बाद में दारमा घाटी को लौट रहे ग्रामीण बीच में ही फंस गए। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि अचानक पहाड़ी से मलबा गिरने लगा था, जिससे दोनों तरफ से आवाजाही बंद हो गई। उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में हुई भारी बारिश से नुकसान हुआ है। बारिश के बाद में लैंडस्लाइड से नुरानू में कई घर प्रभावित हो गए और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश से सेब के बगीचे पूरी तरह से बह गए हैं और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। चमोली में रुक रुक कर बारिश जारी है, जिससे कई जगह पर सड़कों पर पानी बह रहा है। अलकनंदा नदी सहित सभी बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं और देखा जा सकता है कि किस तरीके से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। अलकनंदा नदी, पिंडर नदी, धौली नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बरसात की वजह से पानी में बढ़ोतरी देखी जा रही है। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से हादसे के बाद में उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट हो गई है। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी स्कूल भवनों की सुरक्षा ऑडिट कराने के आदेश दिए हैं। सीएम धामी ने उच्च स्तरीय मीटिंग में अफसरों को निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि जर्जर और असुरक्षित स्कूल भवनों में बच्चों को किसी भी स्थिति में न बैठाया जाए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने प्रदेश के सभी पुलों का भी सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन पुलों की स्थिति खराब हो रही है, उनका आवश्यकता अनुसार मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य प्राथमिकता पर किया जाए। उत्तराखंड में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में राज्य सरकार ने एसआईटी गठन के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच के लिए डीजीपी को जल्द से जल्द एसआईटी के गठन के आदेश दिए गए हैं और राज्य के 70 से ज्यादा संस्थान संदेह के घेरे में हैं, जिसमें फर्जी छात्र दिखाकर अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति हड़पने का आरोप लगा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने करगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर भारतीय सेना के शौर्य को नमन करते हुए शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहां पर हर पीढ़ी से देश सेवा में वीर सपूत आगे आते हैं। करगिल युद्ध में भी राज्य के अनेक जवानों ने प्राणों की आहुति दी है। उन्होंने कहा है कि सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वहीं सरकार की तरफ से परमवीर चक्र विजेताओं की अनुदान राशि पर अब 1.5 करोड़ कर दी गई है और अभी तक राज्य सरकार परमवीर चक्र विजेताओं को 50 लाख रुपए का अनुदान देती है।
कारगिल विजय दिवस से एक दिन पहले ही कांग्रेस ने शहीद सैनिकों के परिजनों का सम्मान किया। देहरादून में रहने वाले 12 शहीदों के परिजनों को कांग्रेस ने सम्मान पत्र दिया है। शहीदों को सलाम किया गया और विजय दिवस से एक दिन पहले ही सम्मान करके कांग्रेस ने सेना और सैनिकों को लेकर अपनी गंभीरता दिखाई। तो परिजनों ने सम्मान के साथ में अपनों के बलिदान को याद किया। वहीं बीजेपी ने कहा कि अपमान करने वाली कांग्रेस अब सम्मान करना सीख रही है। 26 जुलाई को करगिल युद्ध में जीत के 26 साल पूरे हो जाएंगे। आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। आज कांग्रेस ने भी हमें याद कर दिया है और इतना अच्छा सम्मान किया बुला करके। हम धन्यवाद करते हैं उनके। हमें यही खुशी है कि जो हमें याद करो, हमें भी अपने पति की याद आ जाती उस दिन। हमने ये संकल्प लिया है कि पूरे प्रदेश के 527 कारगिल युद्ध में शहीद हुए जो लोग हैं उनके परिवारों से हम संपर्क करेंगे और उनको अपने पार्टी का सम्मान पत्र भी देंगे। सैनिकों का अपमान करते आइए, सैनिकों के खिलाफ बयानबाजी करते आइए। आज अगर वो सम्मान कर रही है तो कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी से इस बात को सीख रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का और शहीदों का सम्मान करती आई है। देहरादून में शराब की दुकानों की शिफ्टिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर देहरादून के जिला आबकारी अधिकारी केपी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही आबकारी आयुक्त मुख्यालय अटैच कर दिया गया है। आबकारी अधिकारी पर झूठे फैक्ट देने, अफसरों को गुमराह करने का आरोप है। आबकारी अधिकारी ने बिना डीएम को बताए अपना जवाब स्टैंडिंग काउंसिल को भेजा था, जिसके बाद में मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंच गया। अब देहरादून में एक्साइज इंस्पेक्टर वीरेंद्र जोशी को आबकारी अधिकारी का चार्ज दिया गया है और इसे लेकर एक्साइज कमिश्नर अनुराधा पाल ने आदेश जारी कर दिया है। देहरादून में शराब की 6 दुकानों की शिफ्टिंग का मामला इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है। जाम और साथ ही एक्सीडेंट की बड़ी वजह के चलते इन दुकानों को शिफ्ट करने का मुद्दा जिला सुरक्षा सड़क समिति की बैठक में उठा था, जिसके बाद में आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। इस साल आबकारी विभाग का टारगेट 5060 करोड़ है, जिसमें अकेले देहरादून की 75 करोड़ का राजस्व देने वाली 6 दुकानें शामिल हैं, जिनको शिफ्ट करने की मांग 2 महीने पहले सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठी थी। दरअसल देहरादून में जाम एक बड़ी समस्या है, जिसमें समीक्षा के दौरान पाया गया कि शराब की 6 दुकान अगर शिफ्ट कर दी जाएं तो लोगों को जाम से कुछ राहत मिलेगी। लोगों का मानना है कि शराब की दुकान शहर के बाहर ही होनी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो, जबकि शराब डीलर मानते हैं कि दुकान के बाहर जाम मैनेज करने की व्यवस्था करना भी दुकानदार की ही जिम्मेदारी है। शराब के ठेके जो मेन रोड पर खुले हैं, खासकर चौराहों पर, उससे सबसे बड़ी समस्या एक तो ट्रैफिक जाम की होती है, उसके साथ साथ दुर्घटनाओं का भी पूरा संभावना बनी रहती है कि गाड़ियां बीच सड़क पर लगाते हैं, उससे कई बार गाड़ियों को टकराने का खतरा रहता है। हमारे यहाँ पे ट्रैफिक नहीं लग रहा है कि हमने गाड़ी तो रख रखा उसके लिए, तो ट्रैफिक यहाँ पे नहीं होता है। कितने बजे आ जाता है फिर आप? वो 3 बजे आ जाता है, रात के 10 बजे तक रुकता है। आबकारी आयुक्त का कहना है कि मामला हाई कोर्ट में चला गया है। सभी दुकानदार कोर्ट चले गए, इसीलिए अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आगे कोई फैसला लिया जाएगा। ने स्टैंड अलोन अपना इंस्ट्रक्शन जो हाई कोर्ट को सबमिट करने थे, स्टैंडिंग काउंसिल को भेजे थे, वो विदाउट कंसल्टिंग यानी हायर अथॉरिटी वो भेज दिए थे और जिससे वो एतराज जाहिर किया गया था। मामला लोगों से सीधे जुड़ा है, इसीलिए सरकार भी चाहती है कि इन दुकानों के चलते आम जनता परेशान ना हो। लेकिन इस बीच शराब डीलर्स के कोर्ट में चले जाने के चलते अब नजर कोर्ट के फैसले पर टिक गई है। देहरादून से दीपांकर भट्ट और भारती सकलानी की रिपोर्ट। और हरिद्वार ग्रामीण से विधायक अनुपमा रावत की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। भारी उमस और साथ ही गर्मी के बीच में लक्सर रोड स्थित फेरपुर के एक फार्म हाउस में हरियाली तीज को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आयोजन खुद अनुपमा रावत द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में भारी भीड़ रही और इसी बीच में भारी उमस और गर्मी के चलते विधायक अनुपमा रावत की तबीयत बिगड़ने लगी। कार्यकर्ताओं की मदद से उन्हें पहले कूलर में बैठाया गया और बावजूद इसके उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, जिसके बाद में विधायक अनुपमा रावत के समर्थक उन्हें कार्यक्रम स्थल पर ले गए। पंचायत चुनाव का पहला चरण के बाद में अब दूसरे चरण के लिए मतदान होना है। अब
मतदान होना अभी बाकी है, लेकिन मतदान से पहले ही पौड़ी के द्वारीखाल ब्लॉक के भयांसु लोसड़ गांव में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल बीडीसी सीट भयांसु लोसड़ में एक कैंडिडेट कनिका भट्ट ने चुनाव जीतने के लिए खुद से अपने आप को बीजेपी समर्थित प्रत्याशी घोषित कर दिया है और बीजेपी के बड़े नेताओं की फोटो अपने पोस्टर में लगा दी है, जिससे कि क्षेत्र के तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश भी है और हर कोई इसके खिलाफ एक्शन लेने की मांग कर रहा है। उधर बीजेपी के जिला अध्यक्ष ने कहा है कि कनिका भट्ट का परिवार कांग्रेसी विचारधारा का है, लेकिन लाभ लेने के लिए बीजेपी नेताओं का सहारा लिया जा रहा है, जबकि बीजेपी ने बीडीसी पद पर अपना कोई कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया है। तो आएंगी क्योंकि अभी हमें मतलब क्षेत्र में किसी को भी मतलब बीजेपी का समर्थन अभी मिला नहीं है, तो उन्होंने अपनी जो बैनर पे वो पोस्टर लगा रखी है ना, तो इससे मतलब जनता भ्रमित हो रही है। वैसे तो हम भी बीजेपी से ही हैं, मतलब बीजेपी के समर्थन में हैं। बोलना क्या है, मतलब जो पोस्टर लगा रखे हैं इन्होंने, है ना, तो इसमें वो बीजेपी को लगा रखा है उन्होंने। और हमने सुना है कि कांग्रेस से वो कांग्रेस की तरफ से लड़ रहे हैं। स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो जानते हैं कि इस परिवार का कभी भी भारतीय जनता पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं रहा है। वो समर्थन दिया है क्षेत्र पंचायत के स्तर पर। भारतीय जनता पार्टी ने न तो अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, ना ही किसी स्तर पे किसी पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव में दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। उत्तरकाशी में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकनी तेज कर दी है। प्रत्याशी घर घर जाकर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं और साथ ही शक्ति प्रदर्शन का माहौल भी देखा जा रहा है और साथ ही प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। उत्तराखंड में महिलाएं अब सिर्फ सामाजिक और आर्थिक बदलाव की धुरी नहीं हैं, बल्कि राजनीतिक रूप में सबसे निर्णायक ताकत भी बन चुकी हैं। इसकी एक और तस्वीर पंचायत चुनावों के पहले चरण की वोटिंग में साफ साफ नजर आई। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। गुरुवार को पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान में महिलाओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ते हुए लोकतंत्र में अपनी दमदार मौजूदगी का एहसास कराया। जहां पुरुषों का मतदान प्रतिशत 63% रहा, वहीं महिलाओं ने 73% की भागीदारी के साथ अपनी राजनीतिक जागरूकता का दमखम दिखाया। महिलाओं की ये भागीदारी महज पंचायत तक सीमित नहीं, विधानसभा हो या लोकसभा, हर स्तर पर महिला वोटर्स ने न सिर्फ संख्या में बढ़त बनाई, बल्कि चुनावी नतीजों को प्रभावित करने में निर्णायक भूमिका भी निभाई। जानकारों के मुताबिक ये अच्छा तो है, लेकिन इसके पीछे पहाड़ों से पुरुषों का पलायन भी एक बड़ी वजह है। तो जहां एक तरफ महिलाओं का बढ़ता हुआ वोट प्रतिशत हमें निसंदेह एक सुकून देता है, वहीं पर ये जो बढ़ता हुआ फासला महिलाओं और पुरुष वोटरों के बीच में, ये उत्तराखंड राज्य की विशेष तौर पर अगर हम पर्वतीय जिलों की बात कर रहे हैं, वहां पर बढ़ते हुए पलायन का ये एक इशारा नहीं बल्कि एक साफ एक किस्म से प्रमाण है। तो इसके ऊपर भी जो है उत्तराखंड सरकार को काम। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए 28 जुलाई को वोटिंग होनी है और ट्रेंड बता रहा है कि यहां भी महिला मतदाता ही निर्णायक होने वाली हैं। यही वजह है कि बीजेपी, कांग्रेस से लेकर निर्दलीय प्रत्याशी भी महिला वोट बैंक के लिए जोड़ तोड़ में जुटा है। बहुत अच्छी बात है कि आज महिलाएं अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं और वो जिम्मेदारी के तहत बढ़ चढ़ के अगर वोट में, चुनाव में प्रतिभाग कर रही हैं, वोट दे रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सजग हो चुकी हैं। उनको अपने क्षेत्र में विकास चाहिए, जिसके लिए वो वोट कर रही हैं। महिलाओं की भागीदारी केवल एक वोटर के रूप में नहीं, आने वाले समय में हम इस भागीदारी को कैंडिडेट्स के रूप में, नीति निर्माण में उनकी भागीदारी के रूप में, उनकी बढ़ती हुई आवाज के रूप में हर स्तर पर हम देखेंगे और बहुत अच्छे ये संकेत हमारे उत्तराखंड प्रदेश। ये वोट की ताकत है जिसने हाशिए पर पड़ी आधी आबादी को उठाकर सत्ता के केंद्र में ला खड़ा किया है। राजनीतिक दलों के लिए भी साफ संदेश है कि सत्ता तक पहुंचना है तो महिलाओं के भरोसे को हर हाल में मजबूत करना होगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा है, विश्व में भारत की अलग पहचान स्थापित हो रही है और उनके नेतृत्व में अंत्योदय के सिद्धांत पर समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। सीएम धामी ने पीएम मोदी को नए भारत का निर्माता बताते हुए कहा कि भारत हर क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है। साइंस एवं टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में अनेक कार्य हो रहे हैं और कई नए ऐतिहासिक निर्णय भी लिए गए हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के विकल्प को देश और दुनिया के सामने रखा है। मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल और साथ ही बाबा केदार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की है। इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो जन गण मन के नायक हैं, उनको मैं देवभूमि उत्तराखंड की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। उनके नेतृत्व में आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व के अंदर भारत की एक अलग पहचान विकसित हो रही है। अंत्योदय को सिद्धांत को लेकर अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की धारा पहुंचाने का काम हुआ है। उत्तराखंड में सरकारी डॉक्टर के लिए नियम है कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते और इसके लिए बकायदा भत्ता तक दिया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की मनमानी और अंधेर गर्दी की हद ये है कि सरकारी डॉक्टर्स प्रैक्टिस ही नहीं बल्कि अपने प्राइवेट अस्पताल भी चला रहे हैं। सीएम पोर्टल में ऐसी ही एक शिकायत मिली है, जिसके बाद में हेल्थ डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया है। उत्तराखंड सीएम हेल्पलाइन में पहुंचे इस शिकायती लेटर को देखिए, जिसमें दून मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर अरुण कुमार पांडे की शिकायत पहुंची है। शिकायत थी कि देहरादून के रायपुर इलाके में अरुण कुमार के नाम से प्राइवेट अस्पताल चल रहा है। सच जानने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची तो पूरी शिकायत सच निकली। प्राइम्स अस्पताल के मेन गेट पर ही डॉक्टर के नाम का बोर्ड लगा मिला। वहीं ओपीडी टाइमिंग देखकर भी हैरान करने वाली थी, क्योंकि दून मेडिकल कॉलेज में जिस समय डॉक्टर को मौजूद रहना चाहिए, उसी समय डॉक्टर साहब अपने प्राइवेट अस्पताल में मरीजों को देखते मिल जाएंगे। इस बात की तस्दीक ये प्लेट कर रही है। अस्पताल के मैनेजर ने भी बताया कि डॉक्टर अरुण यहाँ प्राइम्स अस्पताल में डायरेक्टर के पद पर है। अभी जब से ये सीएम पोर्टल में कंप्लेंट डाली थी, उसके बाद से वो यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले से उनके पेशेंट भी एडमिट होते आए हैं हमारे हॉस्पिटल में। और वो दिन में भी ओपीडी, जब उनका सरकारी टाइम होता है हॉस्पिटल का, वो दिन में भी वहाँ पर ओपीडी यहाँ पर करते थे और दिन में भी आते थे। या ओपीडी कुछ चल रही है आजकल, तो डेली शाम को बैठते हुए ना। तो हॉस्पिटल उन्हीं का है क्या? कैसे? हाँ, वो डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर हैं वो? ये पार्टनर है मैम, 2 डायरेक्टर है। अच्छा जी। कितने साल से चल रहा है हॉस्पिटल? इसको स्टार्टिंग हम लोगों ने करा था 2021 से। पूरे मामले पर हमने डॉक्टर से भी बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार किया। लेकिन ऑफ कैमरा इतना जरूर कहा कि वो हॉस्पिटल में चैरिटी के तहत मरीजों को देखते हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि कोई भी सरकारी डॉक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता और शिकायत पर कार्रवाई भी करते हैं। अगर कहीं भी अगर कोई शिकायत आती है कि हमारे सरकारी डॉक्टर अगर किसी प्राइवेट में जाके वहाँ मरीज को भेज रहे हैं या खुद वहाँ पे जो है उनका परीक्षण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इसके मामले भी संज्ञान में लेने के लिए हमने सभी सीएमओ। डॉक्टर की प्राइवेट प्रैक्टिस और अस्पताल की शिकायत सीएम पोर्टल पर है। अब देखना है कि अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। अब सीएम पोर्टल में शिकायत पहुंची है, देखते हैं कि इस पर क्या एक्शन लिया जाता है, क्योंकि नियम साफ है और नियम सबके लिए बराबर है कि कोई भी डॉक्टर बाहर प्रैक्टिस नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ तो बाकायदा 50-50 पार्टनरशिप पर वो डायरेक्टर भी बने बैठे हैं। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी। और कैलाश मानसरोवर यात्रा का दूसरा दल भी दिल्ली लौट गया है। इस दल में 45 शिव भक्त अपनी यात्रा सकुशल संपन्न लौट चुके हैं। ये भोले के भक्तों ने आदि कैलाश ओम पर्वत के साथ में पाताल भुवनेश्वर
और जागेश्वर धाम के साथ में कैची धाम के भी दर्शन किए हैं। और अति दुर्गम यात्रा के बाद में भीमताल पहुंचे यात्रियों का सम्मान किया गया, जिसके बाद में इनको दिल्ली रवाना कर दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत के ऊंचे इलाकों में भी साफ देखा जा रहा है, लेकिन अब तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत और साथ ही मानसरोवर झील पर भी बदले मौसम का असर दिख रहा है। अब हालात ये हैं कि जहां कैलाश पर्वत से बर्फ नदारद है, तो वहीं पर मानसरोवर झील भी लगातार सिकुड़ रही है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीते कुछ सालों से दुनिया के कई हिस्सों में लगातार पारा चढ़ रहा है। चढ़ते पारे ने ग्लेशियरों की गलने की रफ्तार भी बढ़ाई है। मौसम में आए इस बदलाव का असर अब कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पर भी साफ दिखाई दे रहा है। हालात ये कि 22,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कैलाश पर्वत में इस बार बर्फ की सफेद चादर नहीं के बराबर है। कैलाश पर्वत के दक्षिणी हिस्से से तो बर्फ पूरी तरह नदारद है। कैलाश पर्वत का ये बदलाव देखकर तीर्थयात्री भी हैरान है। बर्फ कम मिली। जैसे हम जब पहुँचे दूसरी साइड, तो डेराफूक एक जगह आती है जहाँ से हम बहुत निकट होते हैं कैलाश पर्वत के, तो हमें बर्फ़ बहुत कम मिली। बर्फ़ कम है, थोड़ा गर्मी भी थी, तो क्लाइमेट चेंज तो है ही है, सबको पता है। कैलाश पर्वत के साथ ही मानसरोवर झील भी ग्लोबल वार्मिंग का दंश झेल रही है। भारतीय तीर्थयात्रियों की माने तो झील करीब 20 मीटर सिकुड़ गई है। झील का सिकुड़ता आकार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि इस इलाके में भी पारा लगातार चढ़ रहा है। और हालात तब हैं जब मानसरोवर झील 15,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि निचले इलाकों के हालात क्या होंगे। तो हमने देखा है कि कैलाश मानसरोवर झील जो है वो करीब, मैं कहूँगा 40 से 50 फीट, 20 मीटर्स रिसीड होकर के अंदर की तरफ जा रही है। तो उसका जो ओरिजिनल बेस था वो घटते नीचे जा रहा है। भारतीय क्षेत्र में मौजूद ओम पर्वत में भी बर्फ नहीं के बराबर है, जबकि बीते कुछ सालों तक ओम पर्वत हर समय बर्फ से पटा रहता था। असल में इस इलाके में चीन हो या फिर भारत, दोनों ही देश कई प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। सड़कों का जाल तो यहाँ बिछा ही है, साथ ही इंसानी दखल भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ का पर्यावरण साल दर साल बदल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कोटद्वार आनंद विहार दिल्ली एक्सप्रेसवे में AC2 टावर का एक कोच जोड़ने की मंजूरी मिलने पर कोटद्वार के लोगों ने खुशी जाहिर की है। साथ ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का आभार जताया है। व्यापारियों का कहना है कि काफी समय से उनके द्वारा कोटद्वार दिल्ली एक्सप्रेसवे में AC कोच लगाने की मांग की जा रही थी, जिस पर सांसद अनिल बलूनी ने इस पूरी मांग को पूरा कर दिया है और नया कोच लगाने से यात्रियों की यात्रा अब और भी ज्यादा आरामदायक हो जाएगी। वहीं कोटद्वार विधायक रितु खंडूरी ने भी AC कोच लगाने पर खुशी जाहिर की है कि उन्होंने इस बात की चिंता की और AC2 का जो हम डब्बा मांग रहे थे, बहुत समय से ये मांग हो रही थी, उन्होंने इस मांग को पूरा किया और बहुत बहुत बधाई के वो पात्र हैं। आभार रेल मंत्री का भी कि उन्होंने संज्ञान लिया कोटद्वार की जनता का और उन्होंने तुरंत इस कार्य को किया। तो बहुत एक सौगात है कोटद्वार के लिए और मैं आभार व्यक्त करती हूँ सांसद जी का। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।